हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं 3 अगस्त को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में लगभग 40 क्वेश्चन इसी शिफ्ट का करा दिया है और बाकी बचे हुए प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जितने भी साथी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, वो पहले पिछली वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चन को मिला लें। उसके बाद फिर से इस वीडियो को आकर देखकर अपने बाकी बचे हुए प्रश्नों को भी मिला लें। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए अब अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न ये था कि 2025 में बीसीसीआई के सचिव कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 2025 में बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया हैं। उन्होंने जनवरी 2025 में जय शाह की जगह यह पद संभाला था, जो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। तो देवजीत सैकिया आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ये था कि 19वीं एनएएम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक कहाँ हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा 19वीं एनएएम की बैठक जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला शहर में हुई थी और इस बैठक का मुख्य विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गाढ़ा करना था। तो यही आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ये था कि भारत सरकार द्वारा 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारत सरकार द्वारा 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी के लिए 3 लोगों को दिया गया। सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान। और 2 लोगों को लाइफ टाइम श्रेणी के लिए दिया गया। एस मुरलीधरन, अरमांडो एग्नेलो कोलाको। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शंस में था, तो वो आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ये था कि मेजोराना क्वांटम चिप को किसने विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा मेजोराना क्वांटम चिप को माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2025 में मेजोराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप पेश की। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहली क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट है जो एक नए टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर पर आधारित है। तो माइक्रोसॉफ्ट आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ये था कि पेंडोरा अंतरिक्ष अनुसंधान किससे जुड़ा है? तो पेंडोरा अंतरिक्ष अनुसंधान नासा से जुड़ा है। यह नासा का एक मिशन है जिसका उद्देश्य हमारे सौरमंडल के बाहर के ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करना है। तो नासा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये था कि ध्वनि की पिच और प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है और ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। तो आवृत्ति और आयाम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये था कि हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। वह सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में हर्षवर्धन के जीवन और उनके शासनकाल का वर्णन है। तो बाणभट्ट आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ये था कि बिहार की संस्कृति, कला और परिवेश का वर्णन करने वाली पुस्तक कौन सी है? तो यहाँ पर कुछ पुस्तकों का नाम दिया हुआ है जो बिहार की संस्कृति, कला और परिवेश का वर्णन करती है, जैसे कि बिहार का इतिहास, कला, संस्कृति एंड समाज, भारतीय कला को बिहार की देन, बिहार इतिहास एवं संस्कृति। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में था, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये था कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होते हैं? तो इसके परिणाम स्वरूप 3 उत्पाद प्राप्त होते हैं। पहला लेड ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरा ऑक्सीजन गैस। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में था, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन प्लेटीहेल्मिन्थेस का उदाहरण है? तो कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि फीता कृमि, प्लेनेरिया, पर्णकृमि। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में था, वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। और प्लेटीहेल्मिन्थेस को आमतौर पर चपटे कृमि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न ये था कि विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है?
तो विधायिका लेजिस्लेचर का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। तो ऑप्शन में अगर कानून बनाना या विधि निर्माण कुछ इस प्रकार का ऑप्शन था तो वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये था कि विधायिका में एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित करने का मुख्य कारण क्या था? तो विधायिका में एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित करने का मुख्य कारण ऐतिहासिक असमानता और सामाजिक न्याय है। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये था कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस अयस्क के भंडार के लिए जानी जाती है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी मुख्य रूप से लौह अयस्क के भंडार के लिए जानी जाती है और यह कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में स्थित है और इसे भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्रों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न ये था कि चिल्का झील कैसी झील है? तो यह एक खारे पानी की लैगून झील है। यह भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है जो ओडिशा राज्य में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो लैगून बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये था कि ई पैक्स का मतलब क्या होता है? तो ई पैक्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होता है। इसका प्रमुख कार्य ग्रामीण स्तर पर किसानों को दी जाने वाली सेवाओं को डिजिटाइज और आधुनिक बनाना है। अगला प्रश्न ये था कि भारत में श्वेत क्रांति को लाने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो भारत में श्वेत क्रांति को लाने वाली प्रमुख संस्था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB है। यह राष्ट्रीय सरकारी संस्था थी जिसने ऑपरेशन फ्लड नामक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसे ही श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम के वास्तुकार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो यही आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न ये था कि धारा के समांतर क्रम में मुख्य बातें क्या होती है? तो दो मुख्य बातें होती है। पहला, वोल्टेज समान रहता है और दूसरा, धारा विभाजित होती है। तो इन दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये था कि विदेशी निवेश का अर्थ क्या होता है? तो विदेशी निवेश का अर्थ जब किसी एक देश के निवेशक, व्यक्ति, कंपनी या सरकार हो सकती है, दूसरे देश में किसी व्यवसाय, संपत्ति या वित्तीय साधनों में पैसा लगाते हैं तो इसे विदेशी निवेश कहा जाता है। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य कंप्यूटर को यह बताना होता है कि उसे क्या करना है। यह निर्देशों और डेटा का एक संग्रह होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित और निर्देशित करता है। अगला प्रश्न ये था कि अंग्रेजों ने दिशा सूचक कंपास का उपयोग करना किससे सीखा था? तो अंग्रेजों ने दिशा सूचक का उपयोग करना अरब व्यापारियों से सीखा था और अरब व्यापारियों ने इसे चीन से सीखा था, जहाँ की इसका आविष्कार हुआ था। तो अरब व्यापारी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये था कि बिहार के अंतिम अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो बिहार के अंतिम अंग्रेज गवर्नर ह्यूग डोब थे। उन्होंने 13 मई 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक इस पद पर कार्य किया। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद जयराम दास दौलतराम बिहार के पहले भारतीय गवर्नर बने। तो सर ह्यूग डोब आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ये था कि बंदूक में गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का न्यूटन के किस गति के नियम के कारण लगता है? तो बंदूक में गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण लगता है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जब गोली आगे की ओर जाती है तो बंदूक पर पीछे की ओर उतना ही बल लगता है। यही बल बंदूक को पीछे धकेलता है। तो न्यूटन की गति के तीसरा नियम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये था कि DNA में समय के दौरान होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो DNA में समय के दौरान होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है और यह परिवर्तन DNA अनुक्रम में किसी भी तरह का बदलाव हो सकता है। तो उत्परिवर्तन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका ये था कि निम्नलिखित में किसके आधार पर मानव विकास सूचकांक
जारी नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शंस थे, पहला साक्षरता दर, दूसरा जीवन प्रत्याशा, तीसरा प्रति व्यक्ति आय और चौथा विद्यालय बाल शिक्षा। तो इसका सही उत्तर विद्यालय बाल शिक्षा हो जाएगा। अगला प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है। तो स्त्री केसर किसी भी फूल का मादा जनन अंग होता है। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो इन तीनों को छोड़कर जो आपके ऑप्शन में था वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये था कि लिगामेंट किसको जोड़ता है। तो लिगामेंट हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ने वाले मजबूत रेशेदार ऊतक होते हैं। इसका मुख्य काम जोड़ों को स्थिरता देना और उन्हें गलत दिशा में मुड़ने से रोकना होता है। तो यही आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ये था कि बीपीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीपीआरडी का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस बलों को आधुनिकीकरण के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न ये था कि अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा से संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा से संबंधित अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। तो इन दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये था कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना 1983 में हुई थी और इसकी शुरुआत नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने की थी। तो 1983 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये था कि दुर्गावती बांध कहाँ स्थित है। दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को पिछली वीडियो में भी कराया था जिसमें मैंने बताया था कि यह रोहतास जिले में स्थित है, लेकिन यह सिर्फ रोहतास जिले में स्थित नहीं है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को फिर से लिया है। तो दुर्गावती बांध, जिसे करमचट बांध के नाम से भी जाना जाता है, यह बिहार के कैमूर और रोहतास जिलों की सीमा पर स्थित है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये था कि 1951 के पहले संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 1951 के पहले संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अनुसूची को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य भूमि सुधारों और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना था। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये था कि माओ त्से तुंग कहाँ के क्रांतिकारी थे। तो माओ त्से तुंग चीन के एक क्रांतिकारी थे और उन्हें चीनी क्रांति का मुख्य नेता माना जाता है। उन्होंने चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की। उनके विचारों को माओवाद के नाम से जाना जाता है। तो चीन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आपका सही उत्तर होगा हस्ताक्षर, क्योंकि यह हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन द्विज के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। तो ब्राह्मण, पक्षी, दांत और चंद्रमा द्विज के समानार्थी शब्द हैं। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये था कि मुहावरा क्या होता है। तो मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जिसका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है, लेकिन वह किसी विशेष या सांकेतिक अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। मुहावरा अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होता, बल्कि वाक्य का एक हिस्सा होता है। अगला प्रश्न आपका इंग्लिश से था, जिसमें आपको पेसिव वॉइस में चेंज करना था। तो पीपल बिलीव डैट द गोस्ट एग्जिस्ट्स, इसको अगर पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यह 2 तरीके से हो सकता है। इट इज़ बिलीव्ड डैट द घोस्ट एग्जिस्ट्स और द घोस्ट इज़ बिलीव्ड टू एग्जिस्ट। तो इन दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये था कि आई हैव बिन सिक खाली स्थान यस्टरडे में खाली स्थान की जगह पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा।
तो खाली स्थान के जगह पर सिंस प्रीपोजिशन आएगा। तो आई हैव बीन सिक सिंस यस्टरडे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये था कि यदि 10a प्लस cot a बराबर 2 है तो 10 पर पावर 4a प्लस cot पर पावर 4a का मान क्या होगा। तो 10 पर पावर 4a प्लस cot पर पावर 4a का मान 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न ये था कि यदि एक बंदूक की गोली और एक ट्रक का संवेग समान है तो उनमें मुख्य अंतर क्या होगा। तो उनमें मुख्य अंतर गतिज ऊर्जा का होगा, क्योंकि गोली का वेग बहुत अधिक होने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा ट्रक की तुलना में बहुत अधिक होगी और यही कारण है कि गोली अधिक नुकसान पहुंचाती है। तो गतिज ऊर्जा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये था कि कोई धनराशि किसी दर से 5 वर्ष में 5,200 और 7 वर्ष में 5,680 हो जाती है तो उसका दर क्या होगा। तो उसका दर 6% प्रति वर्ष होगा और यही आपका सही उत्तर होगा। नीचे आप इसका शॉर्ट सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न ये था कि √841 प्लस x बराबर 400 का 25% है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान 71 होगा और इसका शॉर्ट सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है जिसे आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न ये था कि एक बेलन और शंकु के त्रिज्या का अनुपात 8:9 है और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो उनके आयतन का अनुपात 16:9 होगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये था कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर उनके ऊपर आए संख्याओं के गुणनफल के विषम होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका 1/4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ये था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 3abc होगा। नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न ये था कि यदि किसी संख्या को पहले 15% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार नई संख्या पहली संख्या से 124 ज़्यादा है तो संख्या क्या होगी। तो इसका सही उत्तर 6200 होगा और नीचे शॉर्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों अब आपका प्रश्न समाप्त होता है। मैंने पिछली वीडियो में लगभग 40 क्वेश्चन करा दिया था और इस वीडियो में भी मैंने लगभग 40 से 45 क्वेश्चन करा दिया। मतलब कुल मिलाकर मैंने आपको 80 से 85 क्वेश्चन करवा दिया है। तो इसमें आपका कितना स्कोर रहा कमेंट कीजिएगा। अगर गलती से मैंने किसी क्वेश्चन को गलत बता दिया है तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा और बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो अगर किसी को पता है तो उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो आपका क्वेश्चन बचा हुआ है उसके बारे में अगर मुझे पता चलता है तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और बिहार पुलिस के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जैसे कि कट ऑफ और रिजल्ट के बारे में जानने के लिए और किसी अन्य एग्ज़ाम के बारे में जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।